तनावुश, क्या तुम्हारे पेट के अंदर हमारी बेबी गर्ल को गर्मी नहीं लगेगी? वो सुबह जागी तो ताशफैन ने सवाल किया। वो हैरत से उसे देखने लगी। मतलब उसने सोचा भी था तो क्या सोचा था? जी नहीं, पेट के अंदर एक एसी फिट है, वहाँ उसे कोई गर्मी नहीं लगेगी। उसकी उल्टी सी बात पर उसने उल्टा सा ही जवाब दिया। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा जो तुम इस तरह के जवाब दे रही हो। वो गुस्से हुआ था। ताशफैन, आपका सवाल बिना मतलब हद होती है। बेबी अभी तक है नहीं, होगा। आपने भी क्या अपनी स्टडीज़ की बुक में कभी कुछ नहीं पढ़ा? एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं। वो अपनी माँ के पेट के अंदर ही नशोनुमा पाता है। पेट के अंदर ही उसके छोटे छोटे हाथ पैर बनते हैं, उसमें ही सांसें आती हैं और फिर 9 महीने के बाद वो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बनकर दुनिया में आ जाता है। हाँ, ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कुछ पूछ रहा था। मेरी बेटी को अंदर आपकी बेटी अंदर से एकदम फिट है, फुल मौज मस्ती में, उसे कोई मसला नहीं। कोई मसला होगा तो वो आपसे बातें करती है ना, बता देगी आपको। वो परसों से वो उसकी ये बेटी बेटी वाली बात और गर्दान ही तो सुन रही थी। ताशफैन को बेटी चाहिए थी और हर कीमत पर चाहिए थी। वो तो उसे बेटे का नाम तक नहीं लेने दे रहा था। खैर, जो भी था, बेटी हो या बेटा, वो दोनों को ही खुशी से कबूल करने वाली थी। लेकिन ताशफैन ने कहा था कि पहले बेटी, उसके बाद हम बेटे के बारे में सोचेंगे। जबकि वो मसरूफ़ उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि कब कौन सी बात पर उसका मूड ऑफ हो जाए उसे पता नहीं चलता था। और अब भी उससे बहुत सारी बातें करने के बाद वो उसे नीचे लेकर जा रहा था। परसों से अब तक उसने वापस न्यूयॉर्क जाने की बात नहीं की थी। शायद वो यहीं रहने का इरादा रखता था जब तक उसका बेबी ना हो जाए। तब तक वो बहुत सारा वक्त था। मुमकिन है कि वो उसे इसके घर वालों से मोहब्बत करने का और तब तक बहुत सारा वक्त था। मुमकिन था कि वो उसे उसके घर वालों से मोहब्बत का यकीन दिला सकती। वो इन्हीं सब सोचों में नीचे उतरी थी जब दरवाजे पर एक मुलाजिम को खड़े देखा। सर, ये आपके टिकट्स हैं, कल के हैं, आप दोनों कल न्यूयॉर्क के लिए जा सकते हैं। वो टिकट्स उसे थमाते हुए वापस मुड़ गया, जबकि उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। बाबा वहीं बाहर बैठे उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि अम्मा भी परेशान हो गई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी वो यहाँ नहीं रहने वाला था, बल्कि यहाँ से जाने का सोच रहा था। भाई, आपने तो कहा था कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगी, नाराज़गी दिखाऊंगी, यहाँ से ना जाने की ज़िद करूंगी तो ताशफैन मान जाएंगे। लेकिन ताशफैन तो किसी भी हाल में राज़ी नहीं है। वो मुझे साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो यहाँ नहीं रुकना चाहते और वो यहाँ नहीं रुकेंगे। उनका कहना है कि वो ताया अब्बू के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते। तो आप बताएं ना, मैं क्या करूँ? मेरे पाकिस्तान आते ही आपने कहा था कि ताशफैन यहाँ ज़रूर आएंगे मुझे लेने के लिए, और बस अब यही तरीका है ताशफैन को यहाँ इस घर में रखने का कि मैं उनसे नाराज़गी का इजहार करूँ और उनको साथ ना जाने की और उनके साथ वापस ना जाने की ज़िद करूँ। लेकिन मेरी सारी ज़िदें नाकाम हो चुकी हैं। ताशफैन ने कहा है कि अब वो मज़ीद कोई ज़िद नहीं करेंगी। टिकट्स आ चुकी हैं कल सुबह की और हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो परेशानी अपनी लेकर वारिक के कमरे में आई थी। वो जब से यहाँ आई थी, वारिक ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके पीछे आने का, और वो आया भी था उसे लेने के लिए। वारिक के कहने के मुताबिक वो उससे नाराज़गी का इजहार करती रही थी, उसके सामने ज़िद करती रही थी कि वो नहीं जाएगी। लेकिन अब उसकी नाराज़गी और ज़िद का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ताशफैन ने कहा था कि तुम्हें मेरी कसम, अब तुम मज़ीद कोई ज़िद नहीं करोगी, और उस कसम पर वो बेबस हो गई थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। ताशफैन ने उसे कसम देकर बांध दिया था। बाबा अब इस मामले में खामोश हो चुके थे। शायद वो भी समझ चुके थे कि ताशफैन उनके पास नहीं रहना चाहता, इसीलिए उन्होंने भी मज़ीद उसे रोकने के लिए नहीं ज़ोर दिया था। शायद वो समझ चुके थे कि ताशफैन के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहकर भी कभी उससे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकते। शायद वो हार गए थे बेटे की नफ़रत के सामने। वो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता था। वो उससे बात करने की कोशिश करते तो वो उनके सामने से गुजर जाता, उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए। आखिर कब तक वो अपने बेटे की इस तरह की बेतबारी को सहते? शायद उसकी नफ़रत सहते सहते वो थक चुके थे, इसीलिए अब वो उसको रुकने के लिए नहीं कह पा रहे थे। वो अपना मसला उसके सामने बयान कर रही थी, जबकि वारिक बिल्कुल खामोश था। वो भी अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो गया था। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आपने मुझे याद किया। मैं पाकिस्तान में हूँ और आपसे मिलना भी चाहता हूँ। बताएं कहाँ हैं आप? और मेरी बीवी आपके साथ मुलाकात और मेरी आपके साथ मुलाकात कैसे हो सकती है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कल वापस जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, तो मुमकिन है हमारी अगली मुलाकात ही न्यूयॉर्क में हो।
वो उसे तफसील बता रहा था, जबकि बदर खान उसे सुन रहा था। हाँ बेटा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल तुम वापस जा रहे हो ना, तो जाने से पहले तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ तुमसे तफसील से बात होगी। मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी है। वो उसे तफसील से बताते हुए फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो अपना सारा सामान पैक करते तनावुश का सामान देख रहा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यहाँ आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कल तक का इंतज़ार कर लीजिए, मैं आपका ये कमरा छोड़ दूंगा। उन्होंने जैसे उसके कमरे में कदम रखा, वो काफ़ी सख्त और नागवार अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ ताशफैन, तुम ये घर मेरी वजह से छोड़कर जाना चाहते हो। तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इतनी नफरत करते हो ना अपने बाप से। वो उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी दुख से बोल रहे थे, जबकि वो नज़रें फेरे उनकी बात खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। मैं हूँ ही नफरत के काबिल मेरे बच्चे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी माँ से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया और शादी के बाद ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। मुझे लग रहा था हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जाइना सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जाइना जैसी थी वैसी ही रही। उसने साजिशें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने मेरा ख़ानदान तबाह कर दिया। मैं जानता हूँ बदर खान तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या बता चुका है, और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि तुम बदर खान की बातों पर मेरी बातों से कहीं ज़्यादा यकीन करते हो। तुम्हारी तरह मायरा भी उसे ही सच्चा समझती है। खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, उसका फ़ैसला मेरा खुदा करेगा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें उसी का फ़ोन आया था, और तुम यहाँ से जाने से पहले उससे मिलने के लिए ज़रूर जाओगे। मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसकी बातों पर यकीन ना करो या वो झूठा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी ना कभी मेरी हकीकत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे वजूद के लिए बहुत तड़पा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ। मैं जाइना जब तुम्हें यहाँ से लेकर गई तो तुमसे बहुत मिलने की कोशिश करता रहा, तुम्हारी कस्टडी हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और जब ऐसा मुमकिन हो सका तब तुम मेरे पास नहीं आना चाहते थे। खैर, वो फैसला तुमने किया था। इस मामले में भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता था, सिवाय इसके कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, और ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं जो 6 माह के बाद मैं तुम्हें देने ही वाला था। मुझे यकीन था तनावुश तुम्हें अपना बना लेगी, और वो इसमें कामयाब रही। मेरी दुआ है कि तुम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को मेरे वजूद से जुदा ना करना। उसे ये ज़रूर बताना कि पाकिस्तान में उसका एक दादा है जो उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो पेपर्स वहीं रखते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि उन्हें पीछे से कमरे के दरवाजे के बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ आई, और इससे पहले उन्हें 2 लफ्ज़ सुनाई दिए, ड्रामेबाज। हाँ, ये हकीकत थी कि उनका बेटा उन्हें ड्रामेबाज समझता था। उनके इमोशंस, उनकी मोहब्बत, सब उसके लिए सिर्फ दिखावा थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, जल्दी वापस आना, मायरा उसके पास खड़ी उससे कह रही थी, जबकि वो दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। कल रात अम्मा ने तनावुश को अपने पास बुलाकर कहा कि अब वो उसके सामने किसी तरह की ज़िद नहीं करेगी। वो अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं, शायद उसने उस घर में रहना ही नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, अपना बहुत ख्याल रखना, और तुम भी इसका बहुत ख्याल रखना। इसे अकेला समझने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। वो वारिक को देखते हुए घूर कर बोला, जबकि वारिक उससे हाथ मिलाता तनावुश की तरफ मुतवज्जो हुआ। मायरा तनावुश के गले लगते उससे मिलने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ताया अब्बू के गले लगते वो और भी ज़्यादा रोने लगी। आई एम सॉरी ताया अब्बू, मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सकी। उसे बहुत दुख था, जबकि ताई अम्मी उसे खामोश करवाती हिदायत देने लगी। अगर अब ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म हो गई हों तो हम जाएं। वो कब से उकताए हुए अंदाज में उन लोगों को रोते धोते देख रहा था, जबकि वो उसे गाड़ी तक बिठाने के लिए आए थे। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़कर आने वाला था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही ताशफैन ने ड्राइवर को एक और लोकेशन दी थी, उसे पहले वहां जाना था। ड्राइवर ने एक जगह आकर गाड़ी रोक दी थी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। सर, आपने जहां का एड्रेस दिया था ये वही जगह है। आप कितनी देर तक यहाँ रुकने वाले हैं, प्लीज़ बता दें, ड्राइवर ने पूछा, जबकि वो तनावुश को गाड़ी से उतरने का इशारा कर चुका था। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग, बस थोड़ी ही देर में हमने वापस आ जाना, तुम यहीं पर रुको। वो उसे कहकर तनावुश का हाथ थामते उसे उस घर के अंदर ले जाने लगा। ये किसका घर है ताशफैन, और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या पाकिस्तान में आपका कोई और भी जानने वाला है? वो उसके साथ अंदर आ गई थी। आज सुबह से ही वो बहुत उदास थी। आखिर अपने घर वालों को छोड़कर दूर जाना आसान थोड़ी था, लेकिन ताशफैन की खुशी के लिए वो ऐसा कर रही थी। ये मेरे अंकल का घर है और मायरा के सगे चचा का, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो उसे घर के अंदर लेकर आया था। जब मुलाजिम उनके पास आया, हमें बदर खान से मिलना है, आप प्लीज़ उन्हें बुलवा दीजिए, उनसे कहें कि ताशफैन इब्राहिम आया उनसे मिलने के लिए।
वो वहीं सोफे पर बैठते उस मुलाजिम से बोला, जबकि तनावुश को ये नाम बदर खान कहीं सुना सुना सा लगा था। वो जानती तो नहीं थी बदर खान को, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि उसका नाम उसने अच्छे लफ्ज़ों में नहीं सुन रखा। वो वहीं बाहर सोफे पर बैठे बदर खान के आने का इंतज़ार करने लगे, जबकि तनावुश उसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुतजस्सिस थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नाम उसने कहीं सुना सुना महसूस किया था, जैसे इस नाम के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। मुमकिन था कभी वारिक भाई ने या फिर तायाब अब्बू ने उसका नाम लिया हो उसके सामने। तुम आ गए मेरे बच्चे, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी से कमरे से निकलते हुए उसकी तरफ आए, जबकि उन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। बदर उसके सीने से लगा था। ये तुम्हारी बीवी है ना तनावुश? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दी। जी ये मेरी बीवी है। हम आज न्यूयॉर्क वापस जा रहे थे, सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूँ, वरना फिर न्यूयॉर्क में तो आपके साथ मेरी मुलाकात काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी अब इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं आपसे राब्ते में हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें छुपने की ज़रूरत है किसी से भी। वो वापस सोफे पर बैठते हुए उनसे कहने लगा, जबकि वो कुछ परेशान लग रहे थे। क्या बात है अंकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है आपको? वो न जाने क्यों से कुछ कमज़ोर महसूस हुए थे आज। ताशफैन, तुम हमेशा से मुझ पर यकीन करते आए हो। जब जब मैंने तुमसे जो जो कहा तुमने हर बात को कबूल कर लिया, तुमने मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, शायद इसके बाद तुम कभी मुझ पर भरोसा ना करो। वो उसकी तरफ देखते हुए दुख से बोल रहे थे, जबकि वो हैरान था। अंकल, आप ये आज कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तो आपको ये बताने आया था कि कल रात बाबा ने मेरी जायदाद के पेपर्स मुझे दे दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हिस्से में कौन कौन सी चीज़ आती है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया था। आपने जो कहा था वो मेरे कहे बिना ही हो गया। बाबा ने अपने आप ही सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब आप मुझे बस ये बताइए कि इस जायदाद में ऐसा क्या है जो आपका है, ताकि वो मैं आपके हवाले कर सकूँ जो मेरे बाबा ने आपसे हथिया लिया। वो फाइल उनके सामने रखते हुए बोला था। वो आज तक उसे यही तो कहता आया था कि तुम्हारे बाप की जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मेरा है। उसने धोखे से मुझसे हथियाया और तुम्हें मेरी जायदाद वापस करनी पड़ेगी। मेरा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे बाप की मेहनत की कमाई है। एक फूटी कोड़ी नहीं है इसमें मेरी। वो अचानक ही फूट फूट कर रोते हुए बोले तो ताशफैन की हैरत की इंतहा न रही। वो क्या कह रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, आप ठीक तो हैं? वो उठकर उनके पास गया। उनके रोने की वजह उसे समझ नहीं आई थी, जबकि तनावुश हैरत से उन कागजात को देख रही थी। और वो अपने बाप की जायदाद के कागजात कैसे उसके हवाले कर रहा था, वो भी कुछ भी सोचे समझे बिना ही। सब झूठ है ताशफैन, सब झूठ है। आज तक मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में जो भी बताया, सब झूठ है। एक एक लफ्ज़ झूठ है, कुछ भी सच नहीं। वो तड़प तड़प कर रोते हुए बोले, तुम्हारे बाप जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है, उसके जैसा नेक दोस्त नसीब वालों को मिलता है, और मेरा भाई मूसा खान नसीब वाला था। मैंने, हाँ ताशफैन, मैंने उसके ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तनावुश, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। वो अचानक ही उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा, जबकि उसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर वो पीछे को होती घबरा कर उठ गई। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? ताशफैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बदर खान को अचानक हुआ क्या है। मैं कातिल हूँ तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का। मैंने तुम्हें यतीम किया है। मैंने तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया छीना है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कानून ने मुझे 14 साल की जेल सुनाई थी, और 14 साल बाद जब मैं वापस आया तब भी बाज ना आया। मेरी कोशिश बस यही थी कि किसी भी तरह इब्राहिम को नीचा दिखाऊं, किसी भी तरह उसे गलत साबित कर दूं। मैं किसी भी तरह उसे तबाह कर दूं। लेकिन देखो, किस्मत ने मुझे तबाह कर दिया। मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बस चंद दिन और जी सकता हूँ, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तुम मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डॉक्टर ने कहा है मुझे हस्पताल में एडमिट होना चाहिए, लेकिन इस तरह तो मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा नहीं कर सकूँगा। मेरी ज़िंदगी के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जिसे कमाने में मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी। मैंने तुम्हारी नज़र में इब्राहिम को गलत साबित किया। मायरा के सामने लाखों झूठ बोलकर इब्राहिम को उसी के बाप का कातिल साबित कर दिया, हालांकि उसके बाप का कातिल भी मैं हूँ। मैंने कत्ल करवाया था फ़हीम का, फ़हीम की बीवी का, इब्राहिम का।
फहीम की बीवी का, इब्राहिम का और अपने भाई मूसा खान का। वो मेरी साजिश थी, सब कुछ मैंने किया था। वो ट्रक मैंने भेजा था उन लोगों को मारने के लिए। तुम्हारा बाप बेकसूर है। वो बेचारा तो सारी ज़िंदगी सबको खुश करने में ही हलकान होकर रह गया। पहले अपने माँ बाप की खातिर उसने एक चालबाज औरत से शादी कर ली और उस औरत ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। औलाद का सुख उसने उसे देखने ही नहीं दिया। वो बेकसूर शख्स खुद को सालों अपने बच्चे के सामने बेगुनाह साबित कर नहीं सका। तुम्हारी माँ झूठ बोलती थी तुमसे कि इब्राहिम तुमसे मिलने नहीं आता। वो आता था। तुम्हारी माँ उसकी भेजी हुई रकम तुम्हें नहीं देती थी। तुम्हारी माँ कभी उसे ये बात पता ही नहीं चलने देती थी कि तुम कौन से हॉस्टल में हो, कहाँ पर हो और किस जगह पर हो, कि वो तुमसे मिल सके। मैं समझता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी माँ को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ कर दूं, और मैंने ऐसा किया भी। तुम अपनी माँ बाप से दूर हो गए, लेकिन इन सब में कसूरवार सिर्फ तुम्हारी माँ थी। तुम्हारा बाप बेकसूर है। वो तुम्हें चाहता है, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रिश्तों में बंधा हुआ वो इंसान कभी खुलकर अपने जज्बात का इजहार भी ना कर सका। वो शख्स तुम्हें अपने सीने से नहीं लगा सका। कभी तुम्हें ये नहीं बता सका कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैंने उसके लिए नफरत भर दी थी। मुझे माफ़ मत करना ताशफैन, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने गुनाहों का एहसास भी आज हो रहा है जब खुद मेरी मौत मेरे दहलीज पर आ खड़ी है। वरना शायद मैं तुमसे तुम्हारी जायदाद हथियाने के लिए आज भी साजिशें कर रहा होता। मुझे मायरा से मिलना है। मुझे उसे बताना है कि उसका कोई कसूर नहीं। जिसे वो अपने बाबा का कातिल समझती है वो बेकसूर है। लेकिन वारिक इब्राहिम मुझे मायरा के पास जाने नहीं दे रहा, मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा। मैं कल ऑफिस भी गया था, लेकिन मुझे बाहर से ही निकाल दिया गया। वारिक ने कहा कि वो मेरा साया भी अपनी बीवी पर ना पड़ने देगा, इसलिए मजबूर होकर मैं लौट आया। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ तनावुश, और मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा भी नहीं। बस मुझे सज़ा दो। मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप को छीना है। तनावुश बेटी मुझे सज़ा दो। तनावुश बेटी मुझे सज़ा दो। मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ। मैं तुम्हारे बचपन का कातिल हूँ। मैंने तुम्हारे वालिदैन का कत्ल किया। वो उसके पैरों में गिरा मुसलसल माफ़ी मांग रहा था, जबकि तनावुश रोए जा रही थी। ताशफैन बिल्कुल खामोश था, कुछ था ही नहीं कहने को। वो तो शायद खुद भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था खुद से। अपने बाप की मोहब्बत को वो ड्रामेबाजियाँ कहता था, उसकी तड़प को वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। उसका बाप उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। आज सुबह की तो बात थी, सुबह की ही तो बात थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो कितनी देर खड़ा रहा, और उसने कितनी बेमुरवती से उसका हाथ झटक दिया। आप उठ जाइए अंकल, मैं आपको क्या कहूँ। आपको आपकी सज़ा कानून दे चुका है। 14 साल उस अंधेर कोठरी में रहना आसान थोड़ी है। मेरा इंसाफ तो अल्लाह पाक कर चुका है। बाकी मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। मैं आपको अपने माँ बाप का कत्ल माफ़ करती हूँ। आपके रोने से या आपको कभी माफ़ ना करने से मेरे माँ बाप कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। हम कोशिश करेंगे कि मायरा की आपके साथ मुलाकात हो सके, ताकि आप उसकी गलत फहमी दूर कर सकें, क्योंकि मायरा भी बहुत गलत रास्तों पर निकल पड़ी है। उसे एहसास नहीं कि वो बाबा का दिल दुखाने के लिए क्या क्या कर जाती है। और जहाँ तक बात ताशफैन की है, तो इनके बाबा हैं वो, इन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इन्हें देख कर समझ जाएंगे। उसने ताशफैन का हाथ थामते यकीन से कहा, जबकि वो जैसे सख्ते की कैफियत से बाहर आया था। चलिए ताशफैन, घर वापस चलते हैं। ताया अब्बू आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उसका हाथ थामते हुए बोली तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गया, जबकि बदर खान अब भी हाथ जोड़े खड़ा था। सारी ज़िंदगी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था और ना ही कभी सुकून नसीब हुआ था, लेकिन आज वो सुकून में था।